Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are explaining a very important topic of class 11th physics, which is applications of Bernoulli's equation. इस वीडियो में हम फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, डोरिसलेस थ्योरम. According to this, it shows relation between height and speed of fluid. फ्लूइड की स्पीड और हाइट के दरमियान रिलेशन को इलेबोरेट करने के लिए हम डोरिसलेस थ्योरम को यूज करते हैं. अब हम इसको डिफाइन करते हैं. डेफिनेशन से पहले आप इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स को अंडरस्टैंड कर लें. ये आपके पास एक वाटर ड्रम है जो पर्टिकुलर हाइट पर पड़ा हुआ है. इसकी जो होल हाइट है इस वाटर ड्रम की, उसको हमने h1 के साथ मेंशन किया है. क्लियर? और जिस पर्टिकुलर पॉइंट से पानी इमिट हो रहा है उस ओरिफिस से वाटर ड्रम के बॉटम तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने h2 के साथ मेंशन किया है. क्लियर? तो आपके पास जो रिमेनिंग हाइट होगी वाटर ड्रम की वो आपके पास इक्वल होगी h1 माइनस h2 के. गॉट दिस पॉइंट? और आपके पास जो ये पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पॉइंट से पानी शूट आउट हो रहा है, पानी के शूट आउट होने को हम इफ्लक्स का नाम देते हैं. अब हम इसको डिफाइन करते हैं. The speed of efflux is equal to velocity gained by fluid in falling through distance. कौन से डिस्टेंस पर? h1 माइनस h2 डिस्टेंस से, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. ये आपके पास एक सिंपल सी डेफिनेशन है डोरिसलेस थ्योरम की. सेम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की डायग्राम मैंने रीड्रा की है. अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि वाटर ड्रम के अंदर पानी का जो प्रेशर है उसको P1 से रिप्रेजेंट किया गया है. उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी है उसको V1 से रिप्रेजेंट किया गया है. और जिस पॉइंट से पानी शूट आउट हो रहा है उस वक्त उसका प्रेशर P2 है, जबकि उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम V2 से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? अब हम एक्सप्लेन करते हैं इसकी डेरिवेशन को. डेरिवेशन के लिए हम बर्नौलीज इक्वेशन को यूज करेंगे. हमने बर्नौली इक्वेशन का रिजल्ट राइट किया यहाँ पे. अब इस रिजल्ट में ये जो फैक्टर मैंने मेंशन किया है P1 और इक्वेशन की दूसरी तरफ फैक्टर P2, ये दोनों फैक्टर हम कैंसल आउट करेंगे. अब इसकी क्या रीजन है इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं. बिकॉज वाटर टैंक इज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि वाटर टैंक जो है वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पड़ा हुआ है, तो इस वजह से जो प्रेशर P1 होगा वो इक्वल होगा प्रेशर P2 के. तो दोनों प्रेशर इक्वल हैं, तो इस वजह से ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे. तो रिमेनिंग इक्वेशन आपके पास ये रह जाएगी. क्लियर? अब इस इक्वेशन में आपके पास ये जो होल फैक्टर है 1/2 रो V1 स्क्वायर, इस होल फैक्टर को मैंने करना है निगलेक्ट. इस होल फैक्टर को मैंने क्यों निगलेक्ट करना है, इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है कि जिस पॉइंट से पानी इमिट हो रहा है उस वक्त उसकी वेलोसिटी V2 है और वो वेलोसिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू पानी जो ड्रम के अंदर है जब उसकी वेलोसिटी V1 है. इट्स मीन V1 की वैल्यू बहुत कम है एज कंपेयर टू V2 के. इस वजह से ये होल फैक्टर निगलेक्ट कर दिया जाएगा. तो रिमेनिंग इक्वेशन आपके पास यही रह जाएगी. बाकी इक्वेशन को हम एज इट इज राइट कर देंगे. क्लियर? अब यहाँ पे जो फैक्टर मैंने मेंशन किया है रो, अब ये होल इक्वेशन में से कॉमन आता है, तो इसको मैं कॉमन राइट करूंगा और बाकी इक्वेशन को एज इट इज राइट किया जाएगा. गॉट दिस पॉइंट? अब इधर जो फैक्टर मैंने मेंशन किया है रो, ये इक्वेशन की दूसरी तरफ मौजूद फैक्टर रो के साथ कैंसल आउट हो जाएगा. कैंसल आउट होने के बाद आपके पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बनेगी वो इक्वल होगी GH1 is equal to 1/2 V2 square plus GH2. क्लियर? अब ये जो फैक्टर आपके पास है प्लस GH2, इसको मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा.
वो नेगेटिव हो जाएगा और आपके पास ये इक्वेशन इस तरह क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? तो आपके पास ये जो होल फैक्टर है GH1 माइनस GH2, इस होल फैक्टर में से G कॉमन आता है, तो हम वो फैक्टर कॉमन लिखेंगे और बाकी इक्वेशन एज इट इज राइट की जाएगी। क्लियर? यहां पे ये जो फैक्टर 2 है ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन बनेगी 2G इंटू H1 माइनस H2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर। अब ये वैल्यू हमारे पास स्क्वायर में आ रही है, लेकिन हमें जस्ट V2 की वैल्यू चाहिए, तो हम अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? ये हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आ जाता है। अब ये रिजल्ट क्या शो करता है? दिस रिजल्ट shows that a flux speed depends upon difference of height and gravity and does not depend upon density। ये रिजल्ट शो करता है कि जो फ्लक्स की स्पीड है वो जस्ट डिफरेंस ऑफ हाइट और ग्रेविटी पे डिपेंड करती है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इस चीज को हम और एक्सप्लेन इस तरीके से करेंगे कि अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास 3 तरह के ओरिफिस हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। अगर आप ऑब्जर्व करें तो पॉइंट ए जो है वो बॉटम से बहुत ज़्यादा दूर है। क्लियर? तो वहाँ से जो इमिट होने वाला फ्लक्स है उसकी स्पीड भी कम है। जो पॉइंट बी है उसका डिस्टेंस बॉटम से कम है, तो वहाँ से फ्लक्स जो इमिट हो रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा है। लेकिन जो पॉइंट सी है वो बॉटम के करीब है, तो सबसे ज़्यादा फ्लक्स की स्पीड यहाँ पे है। क्लियर? तो इसी वजह से हमारे पास जो वाटर कूलर होते हैं जो घरों में हम यूज़ करते हैं उनका जो ओरिफिस क्रिएट किया जाता है वो बॉटम के साथ क्रिएट किया जाता है ताकि जो पानी की स्पीड हो वो मैक्सिमम हो। क्लियर? अब हम एक्सप्लेन करते हैं एक केस को कि अगर आपके पास एक वाटर टैंक है और आप ओरिफिस क्रिएट कर दें, होल क्रिएट कर दें बॉटम में, देन क्या होगा? तो फार्मूला की हेल्प से देखते हैं क्या होगा। आपके पास ये फार्मूला है, फार्मूला हमने राइट कर लिया। अब H2 यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। क्यों 0 पुट करेंगे? क्योंकि जो ओरिफिस है वो बॉटम के ऊपर है। क्लियर? तो H2 की जगह पे हम 0 रिप्लेस कर देंगे, तो जब यहाँ पे फैक्टर 0 आ जाएगा तो बाकी इक्वेशन आपके पास बन जाएगी V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। क्लियर? इस तरीके से ये फार्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की तरफ, विच इज बर्नौलीज प्रिंसिपल। रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। बर्नौलीज प्रिंसिपल बेसिकली प्रेशर और स्पीड के दरमियान रिलेशन को एलेबोरेट करने के लिए यूज किया जाता है। वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई, द प्रेशर विल बी लो एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि जहां पे फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होगा। अगर किसी जगह पे फ्लूइड की स्पीड कम हो जाती है तो वहां पे प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? ये बर्नौलीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है। जब कोई बॉल मतलब करवाता है, बॉलर कोई बॉल करवाता है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो अपनी पैंट के साथ बॉल को रब करता है। तो वो ऐसा क्यों करता है? इसके पीछे की साइंस देखते हैं। ये बॉल है आपके पास, सपोज करें कि बॉलर जो है वो बॉल के इस एंड को रब करता है अपने पैंट के साथ। तो जैसे ही वो रब करता है तो बॉल में शाइन आ जाती है। शाइन आने के साथ साथ एक और काम भी होता है। तो जिस एंड को रब करता है वहां पे जो फ्लूइड की स्पीड होती है वो ज्यादा हो जाती है जब वो बॉल करवाता है बॉल। तो जब बॉल फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होती है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली वहां पे कम हो जाएगा। क्लियर? जब प्रेशर कम होगा तो बॉल स्पिन हो जाएगी और सामने मौजूद जो घसीटा रान होगा उसको समझ ही नहीं आएगी और वो बोल्ड हो जाएगा। गॉट दिस पॉइंट? अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब फुटबॉल को हिट लगाई जाती है तो वो कर्व फॉर्म में मूव करती आगे जाती है। ऐसा क्यों होता है? इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। ये आपके पास एक फुटबॉल है, क्लियर? और ये जो साइन है ये एयर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
क्लियर। और अब ये जो साइन मैं लगा रहा हूं ये बेसिकली शो कर रहे हैं बॉल की रोटेशन को, फुटबॉल की रोटेशन को। गॉट दिस। अब अगर आप ऑब्जर्व करें इस एंड को, इस एंड पे बॉल की रोटेशन और एयर की डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट हैं। तो डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट होने की वजह से इस एंड पे जो फ्लूइड की स्पीड होगी वो कम होगी। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, जहां पे फ्लूइड की स्पीड कम होती है वहां पे प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है। क्लियर। सिमिलरली अगर आप दूसरे एंड को ऑब्जर्व करें तो इस एंड पे जो बॉल की रोटेशन की डायरेक्शन है और एयर की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है। दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड जो है वो ज्यादा होगी, और जहां पे फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल वहां पे प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो इस तरीके से ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ बॉल के ऊपर फोर्स एक्ट होगी और जो बॉल होगी वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। क्लियर। इस तरीके से बॉल रोटेट करती है। एक वो एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं कि आपके पास जो ये एरोप्लेन्स होते हैं इनको मतलब टेक ऑफ करने के लिए रन वे के ऊपर दौड़ना क्यों पड़ता है, इसके पीछे की साइंस देखते हैं। जब ये रन वे पे मूव करते हैं तो एरोप्लेन का जो ऊपर का हिस्सा होता है वहां पे जो फ्लूइड की स्पीड होती है वो ज्यादा हो जाती है, और जहां पे फ्लूइड की स्पीड ज्यादा हो वहां पे प्रेशर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। और एरोप्लेन का जो नीचे का एंड होता है, एरोप्लेन का जो नीचे का एंड होता है वहां पे फ्लूइड की स्पीड जो होती है वो कम होती है, और जहां पे फ्लूइड की स्पीड कम होती है अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल वहां पे प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। इस तरीके से ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फोर्स एक्ट होती है और ये एरोप्लेन्स इजीली लिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि ये रनवे पे दौड़ते हुए इजीली लिफ्ट हो रहा है एरोप्लेन। क्लियर। हमारे पास ये एक फैक्टर है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू लिफ्ट ऑफ प्लेन। ये फैक्टर जितना ज्यादा एरोप्लेन का वेट होगा ये फैक्टर उतना ज्यादा होगा, ये लिफ्ट में काम आता है। तो आपके बुक में ये क्वेश्चन है कि जब ट्रेन मूव कर रही होती है तो आप उसके पास खड़े हो सकते हैं या नहीं, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि जब ट्रेन मूव हो रही हो तो आपने ट्रेन के पास बिल्कुल खड़े नहीं होना। अब इसके पीछे क्या रीजन है, इसके क्या डिसएडवांटेज है, क्यों नहीं खड़ा होना, तो इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल कि जब जिस पॉइंट पे फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होती है वहां पे प्रेशर कम हो जाता है। तो जब ट्रेन मूव कर रही होती है, ट्रेन और आप के दरमियान की जो जगह होती है, जो मीडियम होता है, वहां पे फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होती है तो प्रेशर वहां पे होगा कम अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो सिमिलरली आपसे जो पीछे वाली जगह है वहां पर फ्लूइड की स्पीड होगी कम और प्रेशर की वैल्यू होगी ज्यादा। इस तरीके से प्रेशर ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फोर्स एक्ट होगी और आप ट्रेन की तरफ गिर सकते हैं, जिससे आपकी टिकट डायरेक्ट हेवन की तरफ हो सकती है। क्लियर दिस। अब हम मूव करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की तरफ, विच इज वेंट्री रिलेशन। वेंट्री रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये डायग्राम देखें कि पर्टिकुलर हाइट पर डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया रखने वाला आपके पास एक पाइप है। पॉइंट 1 का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको हम A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो इस वजह से यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड जो होगी वो कम होगी। क्लियर। अगर फ्लूइड की स्पीड यहाँ पे कम होगी तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। गॉट दिस पॉइंट। और पॉइंट 2 का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम A2 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 कम है इस वजह से फ्लूइड की स्पीड यहाँ पे ज्यादा होगी। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल जहां पे फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होती है वहां पे प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होता है। क्लियर दिस पॉइंट। आई एम होपिंग यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो
डेरिवेशन के लिए हम बर्नौलीज इक्वेशन को यूज करेंगे। तो हम बर्नौली इक्वेशन का फाइनल रिजल्ट यहाँ पे राइट करते हैं। तो उस होल इक्वेशन को हमने यहाँ पे राइट किया। क्लियर। अब इस इक्वेशन में हमारे पास जो ये फैक्टर है रो जी एच वन और इक्वल के दूसरी तरफ जो हमारे पास फैक्टर है रो जी एच टू, ये दोनों फैक्टर मैंने करने हैं निगलेक्ट। अब ये फैक्टर मैंने क्यों करने हैं निगलेक्ट, मतलब कैंसल आउट करने हैं। इसको मैं आप ऐसे समझाऊंगा कि जो पाइप है उसका हर पॉइंट ग्राउंड से पर्टिकुलर हाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, सेम हाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। जैसा कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों के ऊपर मैंने रिप्रेजेंट किया है कि दोनों पॉइंट्स ग्राउंड से सेम हाइट के ऊपर हैं। सेम हाइट होने की वजह से ये दोनों फैक्टर कैंसल आउट हो जाएंगे और बाकी आपके पास ये रिमेनिंग इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर। अब ये जो फैक्टर है 1/2 रो v1 स्क्वायर, अब इस फैक्टर को मैंने करना है निगलेक्ट। क्यों निगलेक्ट करना है? क्योंकि हमें पता है कि इस पाइप में जो v1 की वैल्यू है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू v2 के। अब क्योंकि v1 की वैल्यू कम है v2 से और बहुत ज़्यादा कम है, इस वजह से ये वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी और बाकी इक्वेशन आपके पास एज इट इज़ राइट कर दी जाएगी। क्लियर। और यहाँ पे आपके पास ये जो फैक्टर P2 मैंने मेंशन किया है, इसको मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर दूंगा तो आपके पास बन जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। क्लियर। अब ये रिलेशन यूज होता है, ये रिलेशन कहां कहां यूज होता है? यूज्ड टू मेक वेंट्रीमीटर। आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है वेंट्रीमीटर, उसको बनाने में ये रिलेशन यूज होता है। वेंट्रीमीटर कहाँ यूज होता है? यूज टू मेजर स्पीड ऑफ फ्लूइड। वेंट्रीमीटर जो है वो फ्लूइड की स्पीड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये आपके पास एक सिंपल सा वेंट्रीमीटर है और हम फ्लूइड की स्पीड को मेजर करने के लिए इसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं और इसमें बहने वाले फ्लूइड की स्पीड को मेजर किया जाता है। क्लियर। आई एम होपिंग यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आपके पास है लास्ट एप्लीकेशन विच इज ब्लड फ्लो। तो स्टेप वाइज इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है आपके पास ब्लड की कैरेक्टरिस्टिक्स में से इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ब्लड जो है वो कंप्रेसिबल फ्लूइड नहीं है। क्लियर। सेकंड आपके पास है डेंसिटी ऑफ ब्लड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। पानी और ब्लड की जो डेंसिटी है वो सेम है। क्लियर। इसीलिए ब्लड जो है वो रिजॉल्व हो जाता है पानी में। थर्ड है आपके पास जो आपके पास विस्कोसिटी है ब्लड की वो ज्यादा होती है पानी की विस्कोसिटी से और ये 3 to 5 टाइम्स ज्यादा होती है ब्लड की विस्कोसिटी। क्लियर। अब आपके पास है ब्लड प्रेशर। इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने से पहले ये आपके पास डायग्राम है। हमारी वेन्स में जो ब्लड सेल्स मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, हर सेल जो वेन्स की वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है बेसिकली उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। तो इस चीज को मैं डिफाइन कैसे करूंगा? द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज एज द हार्ट पंप ब्लड। कि ब्लड के जो सेल होते हैं वो जब आर्टरीज या वेन्स की वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट स्फिग्मोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। ये इंस्ट्रूमेंट ऑलमोस्ट आप सबने देखा होगा, हर एक डॉक्टर के पास होता है। होता क्या है इसमें, जब डॉक्टर हमारे बाजू के ऊपर रैप करता है तो बाजू जब रैप करता है तो इसके अंदर जो वेन्स होती हैं वो बिल्कुल कंप्रेस कर देता है। क्लियर। जब वेन्स कंप्रेस होती हैं उस वक्त जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है सिस्टोलिक प्रेशर से। क्लियर। जब एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो उस वक्त वेन में से ब्लड पास नहीं हो रहा होता क्योंकि वो बहुत कंप्रेस हालत में होती है। लेकिन जैसे जैसे जो डॉक्टर होता है उसके हाथ में जो पंप होता है उससे प्रेशर रिलीज करता है, एक पॉइंट आता है जब एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाता है सिस्टोलिक प्रेशर के,
अब ये वो पॉइंट होता है जब वेन में से ब्लड जो है वो थोड़ा थोड़ा सा मूव करना स्टार्ट करता है। अब इस पॉइंट को हम सिस्टोलिक लेवल या सिस्टोलिक प्रेशर पॉइंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पॉइंट पे हमें ग्रगल का साउंड आता है और इसकी वैल्यू जो है हमारे पास वो 120 टॉर के इक्वल होती है। क्लियर? देन और प्रेशर मतलब कम किया जाता है, फिर एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाता है डायस्टोलिक प्रेशर की। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर के इक्वल होता है उस वक्त जो वेन होती है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है और वो जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। इस पॉइंट पर हमें जो ग्रगल का साउंड आ रहा होता है वो आना बंद हो जाता है और इस पॉइंट को हम डायस्टोलिक प्रेशर लेवल कहते हैं और इसकी वैल्यू जो हमारे पास होती है वो 75 to 80 टॉर के इक्वल होती है। क्लियर? अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन राइज हो सकता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है या ब्लड प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ब्लड प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है। और वो कैसे ज्यादा होती है उस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है 760 टॉर। क्लियर? लेकिन ब्लड प्रेशर की वैल्यू हमने पढ़ा है कि वो 120 टॉर के इक्वल होती है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है। कैसे? क्योंकि हमारे पास जो एब्सोल्यूट प्रेशर टोटल प्रेशर होता है वो इक्वल होता है 880 टॉर के इक्वल, लेकिन हम ये राइट नहीं करते, हम जस्ट 120 टॉर राइट करते हैं। क्यों राइट करते हैं? वाई? एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू 760 प्लस 120 टॉर। क्लियर? तो ये जो फैक्टर 760 है ये बेसिकली हम इसलिए राइट नहीं करते क्योंकि ये फैक्टर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए यूज कर दिया जाता है और रिमेनिंग जो 120 टॉर है हम वो वाला राइट कर देते हैं। क्लियर? आई एम होपिंग ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। होप सो आपका किसी टाइप का कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।